जो आप ना बॉटनी में सेक्सुअली प्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स हम लोगों ने फिनिश कर दिए काफी पहले, है ना। तो इसीलिए मैं जूलॉजी करा रहा हूँ। और लास्ट क्लास में हमने बॉटनी कराई थी, जेनेटिक्स शुरू किया था, लेकिन जेनेटिक्स को फिर से मैं रोक रहा हूँ इसलिए कि जो संडे का जो टेस्ट है बेटा जूलॉजी का, उसमें जो सिलेबस जहां तक आना है ना वो हमें कवर करना ही पड़ेगा, है ना, 2-3 दिन में। इसलिए मैंने जूलॉजी आज भी जूलॉजी की ही क्लास रखी हुई है, बॉटनी की नहीं। जैसे ही ये कंप्लीट होता है बेटा, मतलब नेक्स्ट वीक से हम दोनों बराबर बराबर चलेंगे, है ना। तो बेटा जूलॉजी में आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल एंड टर्शियरी फॉलिकल की फॉर्मेशन विद इन द ओवरी कैसे होता है, ये आप पढ़ चुके हो, है ना। आज हम उसी को आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं बेटा। तो आज का हमारा टॉपिक है उसके आगे oogenesis, है ना, oogenesis, ठीक बात है। oogenesis का जो फर्स्ट स्टेप है बेटा वो होता है मल्टीप्लिकेशन, ठीक बात है ना। और हम सब जानते हैं बेटा कि फीमेल फिटस में विद इन द ओवरी, है ना, 9 मंथ तक जो डिवीजन होता है प्रीबॉर्डर सेल्स में, जर्मिनल एपिथेलियम में, वो बनाते हैं बेटा प्राइमरी फॉलिकल्स, है ना। एंड आफ्टर बर्थ लगभग 1 मिलियन प्राइमरी फॉलिकल्स आर लेफ्ट इन ईच ओवरी, ठीक बात है। तो उस टाइम पे जो डिवीजन होता है और प्राइमरी फॉलिकल्स जो बनते हैं बेटा वो थ्रू माइटोसिस बनते हैं, और उसी को हम क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेशन फेज। तो ये जो मल्टीप्लिकेशन फेज हो रहा है बेटा वो किसमें होता है, जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स में, है ना। तो मान लो ये है बच्चा क्या, एक सेल जिसको हम जर्मिनल एपिथेलियल एम्ब्रियोनिक स्टेज की बात कर रहे हैं हम, जिसको हम जर्मिनल एपिथेलियम बोलते हैं, ठीक बात है। इसमें होगा बेटा माइटोसिस, और ये प्रोड्यूस करेगा बेटा एडिशनल oogonia और प्राइमरी फॉलिकल्स, है ना, प्राइमरी फॉलिकल्स। और हम जानते हैं बेटा ये अगर डिप्लॉयड है तो ये भी डिप्लॉयड होगा और ये भी डिप्लॉयड होगा, मतलब बहुत सारे लगभग 1 मिलियन तक ये दोनों ओवरी में चल रहा होता है ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज, मतलब कि फीटस में, है ना। इसको हम लिख देंगे, कब पाया जाता है बेटा, इन फीटल स्टेज। मतलब फीटल स्टेज में बेटा ये बार बार डिवीजन होता है और एडिशनल oogonia की फॉर्मेशन चलती रहती है, ठीक बात है ना। अब यहाँ पे बर्थ हो गई बेबी की, ये लगभग 1 मिलियन दोनों ओवरी में है, मतलब 1 + 1 मिलियन 2 मिलियन के आसपास दोनों ओवरी में रह जाते हैं, ठीक बात है ना। अब इसके बाद आता है बेटा ग्रोथ फेज, इसके बाद आएगा सेकेंड वन इज ग्रोथ फेज, ठीक है। ग्रोथ फेज में एवरी मंथ आपको पता है, हमने थोड़ा सा ओवरी का स्ट्रक्चर बना के बताया था कि एवरी मंथ लगभग 25 to 30 प्राइमरी फॉलिकल्स, मतलब वही जर्मिनल एपिथेलियम बाहर निकलते हैं, ओवरी में ही, ओवरी से बाहर नहीं, ओवरी के अंदर ही, बट कुछ लेयर से बाहर निकलते हैं बेटा। और किसी एक सेल में मियोसिस होती है और वो एग सेल प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो जो सेल्स बाहर निकलते हैं, बेटा वो होते हैं प्राइमरी फॉलिकल्स, मतलब यही क्या है बेटा, इसको हम मान लेते हैं प्राइमरी फॉलिकल। और प्राइमरी फॉलिकल्स के अंदर क्या होगा बेटा, प्राइमरी oocyte, जो एक बड़ी वाली सेल हमने दिखाया था आप लोगों को लास्ट क्लास में, वो क्या था बेटा, प्राइमरी oocyte। तो प्राइमरी oocyte का प्लॉइडी लेवल क्या होगा बेटा, n होगा कि 2n होगा, 2n होगा, क्योंकि एक्चुअल में यही oogonia है,
बूगोनिया है, ये क्यूबॉइडल सेल्स होते हैं बेटा, क्यूबॉइडल एपिथेलियम होती है, मतलब ये क्यूबॉइडल सेल्स होते हैं, ठीक बात है ना। ओके, अब इसमें क्या होगा बेटा, इसमें होगा मियोसिस, और मियोसिस के बाद ये एक सेल प्रोड्यूस करने वाला है, ठीक है ना। तो इसमें मियोसिस फर्स्ट होगी, कौन सा होगा बेटा, मियोसिस फर्स्ट। इसमें डिवीजन होगी कौन सी भाई, मियोसिस होगी, तभी तो ये हैप्लॉइड गैमेट्स प्रोड्यूस करने वाला है। तो मियोसिस हो गई, और मियोसिस होने के बाद इसमें जो सेल प्रोड्यूस किए बेटा, एक ये है और एक ये है। अब यहाँ पे देख रहे हो बेटा कि ये अनइक्वल डिवीजन है ना, मियोसिस हुई, लेकिन मियोसिस में भी कौन सी मियोसिस, मियोसिस फर्स्ट, सेकंड नहीं। और मियोसिस फर्स्ट के लास्ट में बेटा प्लॉइडी लेवल हाफ हो जाती है, मतलब ये जो सेल बना है इसमें भी n है और इसमें भी n नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो ये जो मियोसिस फर्स्ट हुई बेटा, ये अनइक्वल डिवीजन हुआ, इसमें अनइक्वल डिवीजन हुआ, एक बड़ा और एक छोटा सेल बन गया। ये जो बना है इसको हम बोलते हैं बेटा पोलर बॉडी, क्या बोलते हैं, पोलर बॉडी। और ये है बेटा n नंबर ऑफ क्रोमोसोम वाला सेकेंडरी oocyte। ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। सेकेंडरी oocyte में प्लॉइडी लेवल क्या है बेटा, यही क्वेश्चन आ सकता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि प्राइमरी oocyte जो है बेटा वो डिप्लॉयड होता है, सेकेंडरी oocyte होता है जो क्या होता है बेटा, हैप्लॉयड होता है। अब ये जो अनइक्वल डिवीजन का रिजल्ट है बेटा, ये बड़ी सेल बन गई, ये छोटी सेल बन गई, ये जो छोटी सेल है इसको हम पोलर बॉडी बोल रहे हैं। तो कुछ ऐसे मैमल्स हैं बेटा जिसमें इस पोलर बॉडी में फिर से डिवीजन हो गया और इसने टू पोलर बॉडी बना दी, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है ना, इसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये फर्टिलाइज तो करता ही नहीं है, ये चाहे डिवीजन करे या डिवीजन ना करे इसका कोई मतलब नहीं है। वैसे ये ह्यूमन के केस में डिवीजन ये नहीं होता, नो डिवीजन इन पोलर बॉडी इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग, ठीक बात है। अब ये जो सेकेंडरी oocyte है बेटा, ठीक है ना, ये जो सेकेंडरी oocyte है आप ये किस में इंटर करेगी बेटा, मियोसिस सेकेंड में इंटर करेगी। लेकिन एक चीज है यहाँ पर, जैसे ही ये मियोसिस सेकेंड में इंटर करती है बेटा, मियोसिस सेकेंड में ये अरेस्ट कर लिया जाता है। इसको अरेस्ट होने का मतलब है बेटा कि ये जो सेल है मेटाफेज सेकेंड अरेस्टेड इन, यहाँ पे लिख दे अरेस्टेड इन मेटाफेज सेकेंड, ठीक है, ड्यू टू एपीसी मतलब एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स मतलब एनाफेज की तरफ जो लेके जाने वाला है बेटा वही ब्रेक हो गया, मतलब इनएक्टिव हो गया है ना, ये ब्रेक कर देता है। बहुत आसान है ये, समझ लो, तो नहीं समझ में आएगा तो टफ हो जाएगा। रिपीट कर देता हूँ यहाँ से, देखो बेटा हम जानते हैं बेटा कि मियोसिस स्टेज जो होती है वो दो स्टेज में कंप्लीट होती है, सिंपल सी बात है, हम लोग प्लस 1 में ये बात पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब मियोसिस फर्स्ट तो कंप्लीट हो गई बेटा, 2 हैप्लॉइड सेल्स भी बन गए, ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद देखो बेटा ये सेकेंडरी oocyte जो है जैसे ही मियोसिस सेकेंड में इंटर करती है बेटा, वहां पे मेटाफेज सेकेंड में इसको रोक दिया जाता है। ये हमने सेल डिवीजन में भी पढ़ा था प्लस 1 में, है ना, मेटाफेज सेकेंड में ही वो सेल रुक गई, डिवीजन ही रुक गया बेटा, कंप्लीट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि एपीसी एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स जो होता है उसने इसको रोक दिया, ठीक है ना। समझ में आ गई। एक और कॉम्प्लेक्स होता है बेटा, है ना, मेटाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स, वो इनएक्टिव हो गया यहाँ पे, इसलिए आगे नहीं जा पाएंगे, ठीक बात है। अब क्या होगा बच्चों कि ये जो है
सेल यहाँ पे पड़ी हुई है फैलोपियन ट्यूब में, मतलब हमें पता है कि यही क्या है बेटा, सेकेंडरी oocyte है, यही सेकेंडरी oocyte है, या इसी को हम एग सेल बोल रहे हैं, या इसी को हम ओवम बोल रहे हैं, जो यही रिलीज किया जाता है फ्रॉम द ओवरी, फ्रॉम द ओवरी, मतलब फैलोपियन ट्यूब जिसको रिसीव करता है बेटा जिस सेल को, वो यही सेल होता है, इसलिए मेटाफेज सेकेंड पे वो रुक गई है। अब ये एग सेल है, इसको बेटा फर्टिलाइज करेगा स्पर्म, ये है स्पर्म बेटा, जैसे ही ये मतलब एंट्री लिया, स्पर्म की एंट्री जैसे हुई, तो ये ट्रिगर है बेटा, है ना, फॉर कंप्लीशन ऑफ मेटाफेज सेकेंड और सॉरी मियोसिस सेकेंड, मतलब मेटाफेज सेकेंड जो है और को जो जिसने रोक रखा था एपीसी में, तो एपीसी क्या हो जाएगी बेटा, एक्टिव हो जाएगी यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, एपीसी एक्टिव हो गई, जिससे कि एंड मियोसिस सेकेंड कंप्लीट। अब मियोसिस सेकेंड कंप्लीट हो जाएगी बेटा, तो अब ये एक दो सेल बनता है, आप जानते हो, तो दो सेल ना बन के एक पोलर बॉडी बन के बाहर यहाँ पे निकल जाता है बेटा, ये पोलर बॉडी दूसरी वाली बन गई, ये पोलर बॉडी दूसरी वाली बन गई। अब ये स्पर्म यहाँ पे क्या करेगा बेटा, जेनेटिक मटेरियल को यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया इसने, मतलब देखो स्पर्म की एंट्री ही ट्रिगर है, किसके लिए, मियोसिस सेकेंड को कंप्लीट करने के लिए। कंप्लीट किसने किया बेटा, एपीसी जो है बेटा एक्टिव हो गया और एमपीएफ इनएक्टिव हो गया। एपीसी यहाँ पे एक्टिव होने का क्या मतलब है, एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स एनाफेज की तरफ भेज देगा, और एमपीसी मेटाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स वो रुक गया, चेक कर दिया गया, इनएक्टिव कर दिया गया, जो मेटाफेज सेकेंड में उसको रोक के रखे हुए था। तो आपको समझ में ये बात आ गई। अब इसके बाद क्या होगा बेटा, यही दोनों फर्टिलाइज कर लेंगे, फर्टिलाइज हो जाएंगे, मेल प्रोन्यूक्लियस एंड फीमेल प्रोन्यूक्लियस, और ये बन जाएगा बेटा क्या, यहाँ पर जाइगोट बन जाएगा। ठीक बात है ना, इसको हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो इस फेज को हम बोलते हैं बेटा मैच्योरेशन फेज। थर्ड फेज क्या बोलते हैं इसको, मैच्योरेशन फेज। ठीक, मैच्योरेशन फेज बोलते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको ये बात समझ में आ चुकी होगी अच्छी तरह से, ये इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जरा बताना आप सब लोगों को समझ में आ गया क्या, फिर से समझाना पड़ेगा या समझ में आ गया? ठीक है, मैं फिर से समझाता हूं। देखो पहला है बेटा मल्टीप्लिकेशन फेज, यहाँ तक तो समझ में आ गया आपको कि मतलब ड्यूरिंग फीटल स्टेज division within the cuboidal epithelial cells, that is germinal epithelial cells, undergo mitosis and produce additional oogonia called multiplication phase। मतलब fetal stage में बेटा बहुत सारे cuboidal epithelial cells में बार-बार माइटोसिस के थ्रू लगभग 1 मिलियन ये एडिशनल oogonia बन जाते हैं इन ईच ओवरी। यहाँ तक तो बिल्कुल फाइनल है बेटा, कुछ समझने की जरूरत नहीं है। ग्रोथ फेज में देखो हम किसको बोल रहे हैं, ग्रोथ फेज। अब इसमें से एवरी मंथ ओवरी में जो सेल्स निकलेंगे उनको हम बोलते हैं प्राइमरी oocyte। इसी से मतलब है बेटा, क्योंकि प्राइमरी oocyte प्राइमरी फॉलिकल के अंदर प्राइमरी oocyte है ना, वो जाएगा बेटा अंडरगो सेल डिवीजन थ्रू मियोसिस। ठीक है, इसमें मियोसिस होनी है और एक सेल प्रोड्यूस करने वाला है। ठीक बात है। तो प्राइमरी oocyte में बेटा मियोसिस फर्स्ट हुई और उसने प्रोड्यूस कर दिया क्या, 2 सेल प्रोड्यूस किया। और आप ये बात जानते हो कि बेटा कि मियोसिस फर्स्ट जो होती है उसके लास्ट में n नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो जाता है। तो यहाँ भी देखो n नंबर ऑफ क्रोमोसोम हुआ, लेकिन ये नॉर्मल मियोसिस फर्स्ट नहीं है। इसमें क्या है बेटा, इस मियोसिस फर्स्ट
ये जो होती है वो अनइक्वल होती है। देख लो, एक बड़ी सेल बनी, एक छोटी सेल बनी। छोटी सेल को हम पोलर बॉडी बोलते हैं, बड़ी सेल जो है सेकेंडरी oocyte है। ठीक बात है। सेकेंडरी oocyte में बेटा फिर से क्या हुआ, मियोसिस सेकेंड हुआ। और मियोसिस सेकेंड जब होता है बेटा तो उसमें प्रोफेज फर्स्ट आएगी, मेटाफेज फर्स्ट, सॉरी प्रोफेज सेकेंड आएगा, मेटाफेज सेकेंड आएगा। तो ये जो सेकेंडरी oocyte है बेटा, मेटाफेज सेकेंड में आते ही रुक गई। और इनको रोकने वाला कौन था? रोकने वाले दो थे इसमें। एक तो एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स एपीसी ने अरेस्ट कर दिया इस सेल को। मैंने लिखा अरेस्टेड इन मियोसिस सेकेंड ड्यू टू एपीसी ब्रेक। मतलब कि एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स जो एनाफेज की तरफ ले जाने वाला था वो ब्रेक हो गया। तो ये मियोसिस मेटाफेज सेकेंड में ही ये सेल रुक गई। ठीक बात है। अब यहाँ पे देखो, अच्छा एक चीज और होता है, एपीएफ सॉरी एमपीएफ मतलब मेटाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स यहाँ पे एक्टिव हो गया। यहाँ पे एक्टिव हो गया। एक्टिव होने से क्या होगा, इस सेल को मेटाफेज स्टेज में ही अरेस्ट करके रखी रहेगी। सिंपल सी बात है। तो दो याद रखना है आपको, एमपीएफ एक्टिव हो जाता है और एपीसी ब्रेक हो जाता है। तो सेल अरेस्टेड इन मेटाफेज सेकेंड। ठीक है ना। इसको हम बोलते हैं बेटा सेकेंडरी oocyte और एग सेल और ओवम, और यही रिलीज किया जाता है फ्रॉम द ओवरी। ठीक बात है। अच्छा, अब ये जो एक सेल जो पोलर बॉडी बनी थी बेटा, किसी मैमल्स में इसमें डिवीजन हो जाता है, दो सेल बना लेता है, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है ना। ह्यूमंस में ये नहीं होता। ह्यूमंस में ये पोलर बॉडी में दो फिर से डिवाइड करके नहीं बनती। अब डिवाइड करे या ना करे इसका कोई मतलब भी नहीं है, क्योंकि फर्टिलाइज तो कर ही नहीं सकता। ठीक बात है। अब ये सेकेंडरी oocyte बन गया बेटा। अब ये मेटाफेज सेकेंड में अरेस्ट हो चुका है। अब यही रिलीज किया जाता है, फैलोपियन ट्यूब में पहुंचेगा। जैसे ही अगर उधर से स्पर्म आया बेटा, मेल गैमीट आया और उसने फर्टिलाइज किया, तो जैसे ही इंटर करने की कोशिश किया मेल गैमीट ने, देखो तो ये ट्रिगर है एंट्री ऑफ मेल गैमीट, ट्रिगर है बेटा फॉर कंप्लीशन ऑफ मेटाफेज सेकेंड। ठीक है ना, सॉरी मियोसिस सेकेंड। मतलब जैसे ही इंटर करने की कोशिश करेगा बेटा, एपीसी एक्टिव हो जाएगा। मतलब एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स जो एनाफेज की तरफ ले जाएगी वो एक्टिव हो गया, और मेटाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स चेक हो गया, ब्रेक हो गया। मतलब ये सेल आगे का डिवीजन कंप्लीट करेगी। और यही सेल, यही सेकेंडरी oocyte बेटा एक पोलर बॉडी और बनाइए। मैंने ये पोलर बॉडी लिखा हुआ है, एक पोलर बॉडी बना लिया इसने। ठीक बात है ना। ठीक है, एक पोलर बॉडी बनाया बेटा। और उसके बाद क्या होता है, मियोसिस सेकेंड कंप्लीट हो जाती है और ये अपना जेनेटिक मटेरियल, मेल गैमेट अपना जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर कर दिया यहाँ पे। फिर ये बाद में फर्टिलाइज होकर के बेटा, हम उसको स्ट्रिंग गैमी एक्चुअली बोलते हैं, और ये बना लिया जाइगोट। ठीक बात है। तो इस फेज को मतलब कि ग्रोथ फेज बोलते हैं जब सेकेंडरी oocyte में डिवीजन हो रहा है, और मैच्योरेशन फेज बोलते हैं बेटा जब सेकेंडरी oocyte से एक सेल जब बनता है उसको हम बोलते हैं बेटा मैच्योरेशन फेज। ठीक है ना, इसको बोलते हैं बेटा मैच्योरेशन फेज। तो इस तरह से मुझे लगता है आपको oogenesis अच्छी तरह समझ में आ गई। वो जो देखो oogenesis में आपको याद रखना है बेटा कि जो सेकेंडरी ठीक है, सेकेंडरी oocyte होता है वो हैप्लॉइड होता है, प्राइमरी oocyte जो होता है वो डिप्लॉइड होता है। ये बात अच्छी तरह से आपको आनी चाहिए, है ना, कि प्राइमरी oocyte जो है डिप्लॉइड है और सेकेंडरी oocyte क्या है बेटा, वो हैप्लॉइड होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ ओवम और फीमेल गैमीट और एग सेल। अच्छा, एक चीज और है बेटा, ये है, मान लेते हैं सेकेंडरी, ये है बेटा सेकेंडरी oocyte। ठीक बात है। और इसमें मियोसिस सेकेंड जब कंप्लीट हो जाएगी बेटा, व्हेन meiosis second completed in secondary oocyte, then ये है बेटा एक सेल बनेगी हैप्लॉइड, ये भी था हैप्लॉइड, ये भी है,
और यहाँ पे एक पोलर न्यूक्लियस बन जाएगा ना, पोलर बॉडी बन गई, अभी जो मैंने यहाँ पे बताया था, ठीक है ना, बन गया। अब इसको हम एग सेल नहीं बोल रहे हैं, एक्चुअल में इसको हम बोलते हैं बेटा, इसको हम बोलते हैं ऊटिड, डबल OTID, ऊटिड प्लस मेल प्रो न्यूक्लियस, जो मतलब जो मेल गैमेट से स्पर्म जो आया था बेटा, जैसे मान लो ये सेल है और ये है स्पर्म है बेटा, तो ये भी अंदर नहीं जाता, ये क्या करता है, अपना केवल जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर कर देता है यहाँ पर, ठीक है ना। तो इसको हम बोलते हैं मेल प्रो न्यूक्लियस, और इसमें पहले से फीमेल प्रो न्यूक्लियस बचा हुआ है, और ये दोनों N+N है बेटा, ठीक बात है ना। तो ऊटिड प्लस मेल प्रो न्यूक्लियस, इनका फ्यूजन होगा बेटा, और इसी को हम बोलते हैं बेटा, इस फ्यूजन को सिंगैमी, और इसका रिजल्ट होता है बेटा क्या, जाइगोट, याद रखना, ठीक है ना। ऊटिड किसको बोल रहे हैं बेटा, जो एक्चुअल में मियोसिस कंप्लीट हो गई है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, मतलब कि जैसे ही एंट्री होती है मेल गैमेट की, तब जाकर मियोसिस सेकेंड कंप्लीट होता है, जस्ट सिंगैमी के जस्ट थोड़ा सा पहले। तो आपको ये बात समझ में आ गई, यहाँ तक समझ में आ गई, ऊटिड समझ में आ गया, किसको बोलते हैं ऊटिड समझ में आ गया। ठीक है बेटा, बढ़िया, ऊटिड आपको समझ में आ गया है। तो फिर हम सेकेंडरी oocyte का, मतलब ये जो हमने बनाया था उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, सेकेंडरी oocyte का, है ना, या आप ऊटिड का भी बोल सकते हो। ऊटिड आपको बहुत कम जगह मिलेगा लिखा हुआ। अब बेटा देखो, ध्यान से देखना और समझते हुए चलो, है ना। ये है बेटा, मान लेते हैं कि ये है सेकेंडरी oocyte या ऊटिड, एक्चुअल में तो ऊटिड है, लेकिन हम इसको सेकेंडरी oocyte लिखते हैं। ये है बेटा सेकेंडरी oocyte, ठीक है। अब इसमें जानते हो आप कि एक न्यूक्लियस होगा, ये है बेटा न्यूक्लियस, मतलब ये क्या है, न्यूक्लियस जो हैप्लॉयड है, न्यूक्लियस जो हैप्लॉयड है, ठीक। और इसमें साइटोप्लाज्म है बेटा, साइटोप्लाज्म ऑफ एग सेल, और सेकेंडरी oocyte इज कॉल्ड ooप्लाज्म, ooप्लाज्म बोलते हैं इसको, है ना। ओके, in periphery of the cytoplasm, periphery of cytoplasm contain a granular structures called cortical granules। ये जो रेड कलर से मैंने बनाया है बच्चों, ये क्या है, cortical granules which help in, देखो इसमें एंजाइम्स होते हैं ना, तो इसमें लिख देते हैं कंटेन एंजाइम्स which help in which prevent लिखे तो अच्छा रहेगा, which prevent entry of second sperm in oocyte। मतलब क्या हुआ इसका, जैसे ही मेल गैमेट एक चला गया, एक केवल, उसके बाद इसके एंजाइम्स बाहर निकलते हैं बेटा, बाहर निकलने के बाद इस मेम्ब्रेन को इम्परमिएबल बना देते हैं किसी दूसरे स्पर्म के लिए। मतलब ये पॉलीस्पर्मी को
प्रिवेंट करता है। अब कैसे करता है और इसके बारे में ज्यादा डिटेल हम फर्टिलाइजेशन में पढ़ेंगे, वहां पर फिर से ये रिपीट होगा जब हम फर्टिलाइजेशन टॉपिक पढ़ेंगे। अभी केवल स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ठीक बात है, अभी परेशान नहीं होना है। इसके बाहर होता है बेटा सेकेंडरी oocyte के बाहर यहाँ पर एक ग्लाइकोप्रोटीन की थिक लेयर होती है। ये ग्लाइकोप्रोटीन की थिक लेयर है बेटा, जिसको हम बोलते हैं जोना पेलुसिडा। इसको हम बोलते हैं बेटा जोना पेलुसिडा। ये एक्चुअल में है क्या बेटा, ग्लाइकोप्रोटीन्स की बनी होती है ये, एंड secreted by oocyte itself। मतलब ये जो oocyte है बेटा, यही एक ग्लाइकोप्रोटीन का सेक्रीशन करता है, जो यहाँ पे आके एक लेयर के फॉर्म में अरेंज हो गया, जिसको हम जोना पेलुसिडा बोलते हैं। ठीक है, ओके। अब जो स्पेस बिटवीन सेकेंडरी oocyte मतलब मेम्ब्रेन ऑफ सेकेंडरी oocyte एंड जोना पेलुसिडा, मतलब ये जो स्पेस देख रहे हो बेटा, ये इस स्पेस को बोलते हैं बेटा हम विटेलाइन, पेरी विटेलाइन स्पेस। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं बेटा पेरी विटेलाइन स्पेस। किसको बोलते हैं? यहाँ पे लिख देता हूं मैं, स्पेस बिटवीन सेकेंडरी oocyte एंड जोना पेलुसिडा। Space between secondary oocyte and जोना पेलुसिडा is called perivitelline space। ओके, अब बेटा जैसे ही स्पर्म की एंट्री होगी, मैंने बताया यहाँ पे एक ये मेल गैमेट है, ऐसे तो मैं बार बार बोल रहा हूँ बस दिखाने के लिए, समझाने के लिए थोड़ा, वैसे ये आगे पढ़ना है डिटेल इसका अभी। तो जैसे ही एंट्री होगी बेटा, ये मियोसिस सेकंड कंप्लीट करेगा और एक पोलर बॉडी बनाएगा, है ना। तो पोलर बॉडी बनाएगा, तो यहाँ पर ये मैं पोलर बॉडी बना के दिखा दिया मैंने, ये है बेटा पोलर बॉडी, सेकेंड पोलर बॉडी बोल सकते हो आप, ठीक है, ओके। अब कुछ सेल्स बेटा इसके बाहर पाए जाते हैं, जोना पेलुसिडा के बाहर कुछ सेल्स पाए जाते हैं। जैसे ये देखो, मैं ऐसे बना दिया मैंने, इरेगुलर शेप का है, ऐसे कुछ ऐसे सेल्स बना दिया मैंने। बहुत आसान है ये, बहुत कठिन नहीं है, इतना आसान है। देखो इसको हम बोलते हैं बेटा कोरोना रेडिएटा। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं बेटा कोरोना रेडिएटा, है ना। फीमेल गैमेट में ये कोरोना रेडिएटा क्या चीज होता है बेटा? इट इज अ सेल्स, these are the cells which present outside from the zona pellucida, and these are actually modified granulosa cells। These are actually modified granulosa cells। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बेटा, these are modified granulosa cells, ठीक है ना। ये कोरोना का नाम आपने सुना है एक जगह, और जब हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ रहे थे बेटा, उसमें पॉलिनेशन वाला टॉपिक में मैंने आप लोगों को बताया था कोरोना, है ना। कोरोना मींस एक्चुअली होता है ओरा, हिंदी में इसका वर्ड होता है बेटा ओरा। ओरा मतलब इससे जो तेज निकलता है ना। भगवान जी का तस्वीर आपने देखा होगा, उनकी बॉडी से चारों तरफ ऐसे ऐसे लाइट सी निकल रही होती है, वही होता है ओरा। उसको बोलते हैं इंग्लिश में कोरोना, है ना। तो ये कोरोना मतलब सेकेंडरी oocyte के बाहर की सेल्स, तो ऐसे मतलब दिख रहा है कोरोना रेडिएटा, है ना। अब ये किस लिए होता है? देखो कोरोना रेडिएटा दोनों जोना पेलुसिडा के साथ में बाहर आया है वो से, मतलब अगर यहाँ से मेल गैमेट इधर से चला तो उसके लिए बहुत सारे बैरियर्स हैं, बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं उसको रोकने के लिए, जा रहा नहीं है तेरे को, यही रुक, है ना। अब वो जाएगा कैसे? उसके पास बेटा इन सेल्स को तोड़ने के लिए कोई एंजाइम होना चाहिए,
सेल्स के बीच में जो टिश्यू फ्लूइड यहाँ पे होगा बेटा, उसको भी तोड़ने के लिए उसके पास एंजाइम होना चाहिए। और मोस्ट ऑफ द टिश्यू फ्लूइड में आप जानते हो जो कंपाउंड होता है वो होता है हाई एलुरोनिक एसिड। तो इसका मतलब कि मेल गैमेट जो स्पर्म के पास हाई एल्कोनिडेज एंजाइम होगा, कहां पे होगा, एक्रोसोम में, है ना। और उससे वो तोड़ता हुआ आगे बढ़ेगा इस कोरोना को, ठीक है। फिर यहाँ तक दोनों पिलोसोम को क्रॉस करके वो सेकेंडरी साइड तक जाएगा। ये सारा कुछ हम एक थोड़ा सा मैंने बताया है। अभी इसको फिर से हम उसको में क्या बोलते हैं, कौन सा टॉपिक है, फर्टिलाइजेशन वाले टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं। यहाँ तक सबको समझ में आ गया, सेकेंडरी साइड का स्ट्रक्चर तक सबको समझ में आया? बताओ बच्चों, यहाँ तक सबको समझ में आ गया? बहुत बढ़िया, गुड 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 गुड। चल बेटा, अब हम देखते हैं बेटा गुड, बहुत बढ़िया। अब देखते हैं बेटा हार्मोनल, गुड, हार्मोनल मैकेनिज्म, है ना। हार्मोनल मैकेनिज्म या हार्मोन्स ऑफ, मैं इरेज कर देता हूं, साथ के साथ लिखते रहो बेटा। इरेज करने जा रहा हूं मैं, मिटाने जा रहा हूं। हार्मोनल कंट्रोल मतलब हार्मोन्स इन फीमेल reproductive system, the hormones of female reproductive system। बच्चों ये है हाइपोथैलेमस और ये क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड। तो आप जानते हो this is anterior lobe of pituitary gland and this is posterior lobe of pituitary gland and this is hypothalamus। GnRH gonadotropin releasing hormone secreted by hypothalamus, GnRH, है ना, इंडोक्राइनोलॉजी में आपने पढ़ा हुआ है। GnRH secreted by hypothalamus which stimulate anterior lobe of pituitary gland to secrete two hormone FSH and LH। बेटा कौन कौन से हार्मोन ये रिलीज करता है बेटा, दो हार्मोन रिलीज करता है, FSH and LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यही फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन मेल के केस में बेटा सर्टोली सेल को टारगेट करता था, ठीक बात है ना। और LH लेडिक सेल को टारगेट करता था और ये सीक्रेट कराता था टेस्टोस्टेरोन। आपको पता है टेस्टोस्टेरोन मेल के केस में, और ये जो है सर्टोली सेल को टारगेट करता था और हेल्प करता था किसमें, स्पर्मेटोजेनेसिस में, ठीक बात है ना। तो अब फीमेल में इसका टारगेट क्या होगा बेटा, आप बता सकते हो फीमेल में इसका टारगेट क्या होगा बेटा? फॉलिकल का, फॉलिकल वर्ड आपने सुन रखा है बहुत अच्छी तरह, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, है ना, टर्शियरी फॉलिकल, और जो वो सेल्स थे वो ग्रेनुलोसा सेल्स थे, ठीक बात है ना। तो इसका टारगेट हो जाएगा बेटा क्या, ग्रेनुलोसा सेल्स। अब ग्रेनुलोसा सेल्स दो तरह के हार्मोन्स रिलीज करने वाला है, दो तरह के हार्मोन्स, दो ग्रेनुलोसा सेल्स दो तरह के हार्मोन्स नहीं, इस एफएसएस का बेटा दो काम होगा ग्रेनुलोसा सेल्स पे। पहला काम होगा फैसिलिटेट oogenesis और दूसरा स्टिमुलेट टू सेक्रेट एस्ट्रोजन हार्मोन। मतलब एफएसएच ओवरी पे जाएगा बेटा, यहाँ पे लिख देता हूँ टारगेट होगा ओवरी पे, ओवरी में क्या, ग्रेनुलोसा सेल्स, पानी देते हैं ग्रेनुलोसा सेल्स बेटा। और ये क्या करता है बेटा,
facilitate oogenesis, मतलब मियोसिस को प्रमोट करेगा ये, है ना। दूसरा, स्टिमुलेट ग्रेन्युलोसा सेल्स टू secrete एस्ट्रोजन हार्मोन। अब इस LH का देखो कमाल, ये क्या करेगा। LH के फंक्शन जो है, मेन फंक्शन तो 3। अगर LH के मेन फंक्शन की बात करेंगे बेटा कि मेनली ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करता है, अगर फीमेल में एक लाइन में बताना है, प्राइमरी फंक्शन की बात करें अगर हम, तो हम बोलते हैं बेटा कि ये oogenesis में हेल्प करता है ना। इट प्रमोट oogenesis नहीं, ओवुलेशन, है ना। ओवुलेशन। तो प्राइमरी फंक्शन ऑफ LH इज ovulation, means release of secondary oocyte from the ovary, ovulation, ठीक बात है। दूसरा काम क्या हो गया बेटा, मेंटेन कॉर्पस ल्यूटियम, है ना। कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन भी रखता है ये, ठीक है। और तीसरा काम क्या है बेटा, तीसरा अगर फंक्शन लिखूंगा तो बड़ा आपको अजीब सा लगेगा, शायद विश्वास ना हो। मैं लिखता हूं यहाँ सेक्रीट एंड्रोजेंस, और एंड्रोजेंस में स्पेशली क्या, टेस्टोस्टेरोन। अब देख लो, आप बोलोगे सर टेस्टोस्टेरोन तो मेल सेक्स हार्मोन है, ये यहाँ पे कहां से आ गया। बेटा ये जो LH जो है बेटा, LH कॉर्पस ल्यूटियम, मैंने गड़बड़ कर दिया बेटा। LH का जो काम है ओवुलेशन में लिख दिया, गड़बड़, एक चीज गड़बड़ कर दिया बेटा, है ना। यहाँ पे ये जो LH है ये तो खुद ही एक हार्मोन है, तो सीक्रेट कहां से करेगा, एंड्रोजन, है ना। तो ये क्या करता है बेटा, तीसरा फंक्शन कुछ इस तरह से लिख दे, बात तो मैंने सही लिखा था। ये stimulate थीका interna to secrete androgens, that is टेस्टोस्टेरोन। देख लो बेटा, LH का फंक्शन देखो, सेक्रेटेड बाय एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। पहला काम होगा ओवुलेशन, ओवरी में ओवुलेशन कराता है बेटा। दूसरा फंक्शन इसका हो गया मेंटेन कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम क्या बेटा, ग्राफियन फॉलिकल्स के, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स में आफ्टर रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte जो भी रिमेन्स बचता है उसको हम बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। वो भी एक टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड जैसा बिहेव करता है बेटा, और वो भी हार्मोन्स रिलीज करता है, ये बात आप जानते हो, ठीक है ना। तो ओवुलेशन आप समझ में आ गया, LH का काम है। दूसरा मेंटेन कॉर्पस ल्यूटियम। तीसरा फंक्शन है बेटा LH का, LH स्टिमुलेट थीका इंटरना और थीका एक्सटर्ना, और थीका इंटरना आप जानते हो बेटा, फॉलिकल में जो इनर लेयर होती है बाहर से उसको बोलते हैं थीका इंटरना। स्टिमुलेट थीका इंटरना टू सेक्रेट एंड्रोजेंस, दैट इज टेस्टोस्टेरोन। और इस टेस्टोस्टेरोन को बेटा ग्रैन्युलोसा सेल्स कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, एस्ट्रोजन में। टेस्टोस्टेरोन कन्वर्टेड इनटू एस्ट्रोजन विद द हेल्प ऑफ granulosa cells convert testosterone into estrogen। तो ये सिंपल सी बात है। अभी मैंने बहुत कम आप लोगों को हार्मोन के नाम बताए हैं। अब एक चीज आपको याद रखना है,
एक ट्रिक मैं बता रहा हूँ बेटा कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जितने भी हार्मोन्स हैं उसमें एक बात याद रखनी है आपको कि जैसे ही एस्ट्रोजन का लेवल डाउन होता है बेटा वैसे ही LH और FSH दोनों का लेवल डाउन हो जाता है। तो यहाँ पे स्टार लगा दो या आप जैसे मर्जी लिख लो, अलग से लिख लो, इसको स्टार लगा के लिख लो। लो लेवल ऑफ एस्ट्रोजन, लो लेवल ऑफ एस्ट्रोजन gives negative feedback, मतलब कि नेगेटिव फीडबैक टू FSH एंड LH। मतलब इसको दूसरे वर्ड में लिखना चाहे तो कैसे लिख देंगे हम, एस्ट्रोजन अगर डिक्रीज हुआ तो इज इक्वल टू क्या लिख देंगे हम, FSH एंड LH आल्सो डिक्रीज। इसके लिए एक्सप्लेनेशन मत पूछना अभी नहीं, ठीक है ना। अगर बेटा एस्ट्रोजन कम हुआ तो FSH और LH दोनों कम हो जाएंगे, ये बात समझ में अच्छी तरह से आपको आनी चाहिए। दूसरा, हार्मोन्स फ्रॉम कॉर्पस ल्यूटियम, हार्मोन्स फ्रॉम कॉर्पस ल्यूटियम, हार्मोन्स फ्रॉम कॉर्पस ल्यूटियम लिख लो, कॉर्पस ल्यूटियम जो हार्मोन्स होते हैं बेटा वो होता है प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है, और एस्ट्रोजन और इनहिबिन। देखो प्रोजेस्टेरॉन में अगर एक बात है, कॉर्पस ल्यूटियम की अगर बात करेंगे, कोई पूछे कि कॉर्पस ल्यूटियम का मेन हार्मोन बताओ तो आपको चुपचाप बोलना पड़ेगा बेटा प्रोजेस्टेरॉन होता है ना, प्रोजेस्टेरॉन। और वैसे थोड़ा बहुत एस्ट्रोजन भी रिलीज करता है, इनहिबिन भी रिलीज करता है बेटा, और रिलैक्सिन भी रिलीज करता है ना, रिलैक्सिन भी रिलीज करता है। रिलैक्सिन तो होता है बेटा वो यूटेराइन मसल्स को थोड़ा सा रिलैक्स कराता है, रिलैक्सिन, रिलैक्सिन इसका टारगेट होता है बेटा यूटेरस। और इनहिबिन का टारगेट, इनहिबिन जो है नेगेटिव फीडबैक टू FSH, ये भी याद रखना आप लोग। इनहिबिन जो होता है, इनहिबिन दोज इनहिबिन secreted by corpus luteum gives negative feedback to FSH। अब देखो ये एस्ट्रोजन अगर बढ़ा तो इन दोनों का भी अमाउंट बढ़ा, अगर घटा तो इन दोनों का भी अमाउंट घटेगा। आप ऐसा मत सोचना कि सर इसका घटे इसका बढ़ेगा तो इन दोनों का घटेगा, ऐसा नहीं। ये बात याद रखना, ये मेन बात है, ठीक है। हाँ ये जरूर है बेटा, ये जरूर है कि जैसे प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ता है ना, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम सीक्रेट करता है, तो वैसे ही वो जो है इंक्रीज लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन गिव्स नेगेटिव फीडबैक टू FSH एंड LH। ये ठीक है, ये बढ़िया है, मतलब प्रोजेस्टेरॉन अगर बढ़ता है तो इन दोनों को नेगेटिव फीडबैक देगा। अब हम बढ़ते हैं बेटा अगले टॉपिक की तरफ, और वो है मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो कल के क्लास में होगा, है ना। कल पूरे मुझे लगता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में पूरे 1 घंटे लग सकते हैं या उससे भी ज्यादा लगेगा, हो सकता है 1 या 2 क्लास लगे मेंस्ट्रुअल साइकिल में, क्योंकि जो आपका पेपर बनाया बेटा उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल का है ना, इसलिए मैं सोचा हूँ कि सबसे पहले वही कवर अप कर लेते हैं हम लोग। यहाँ तक जो भी आज मैंने पढ़ाया वो सब समझ में आया आप लोगों को? अच्छा इधर दिख नहीं रहा है, बेटा आज जितना पढ़ाया मैंने सब समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, ठीक है, इच्छित वाली आटुआल, ठीक है। कोई ऐसा बच्चा जिसको समझ में ना आया और लिख सकता है बेटा, लक्ष्य खरब, बहुत अच्छे बच्चे हो, बहुत बढ़िया। तो एक काम, अभी सब लोग सुन रहे हो, कल ना टाइम से आ जाना आप लोग, मतलब ज्वाइन कर लेना 5 मिनट पहले। आ गया सर, 5 मिनट पहले कल ज्वाइन करना है बेटा, है ना, क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल बहुत लंबा टॉपिक है, उसको खत्म करना पड़ेगा, है ना, उसको खत्म करना है। तो
जल्दी से कल ज्वाइन कर लेना। अभी मेरी दूसरी क्लास में है, ठीक है ना। अभी मेरी 10 मिनट के बाद दूसरे क्लास में क्लास है, इसलिए आज हम अभी यहीं पे रोक देते हैं। ठीक है बेटा, कल मिलते हैं बेटा। ओके बेटा, ओके, बाय बाय। कल मिलते हैं, कल फिर कल की क्लास में। कल का टाइमिंग मुझे पता नहीं है, जो टाइम टेबल आपका होगा उसी टाइम पे कल मिलेंगे हम लोग, उसी टाइम पे मिलेंगे। ओके बच्चों।